रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का लाहौर बोर्ड का 2014 का फर्स्ट ग्रुप का सब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास पार्ट 1 होता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2 होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस, यानी कि नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई से 6 आपने सॉल्व करने हैं। तो देखें यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इनमें से कोई से 6 सॉल्व करने हैं। तो देखें ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखें ये फर्स्ट पार्ट है इसका, डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास यूनिट 1 में से आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट मैट्रिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में से हैं, ये दोनों यूनिट नंबर 2 में से आ रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट ये यूनिट नंबर 3 में से हैं और जो लास्ट 3 पार्ट हैं ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 में से आ रहे हैं। तो आइए अब हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। पेपर में बेहतर यह है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको लिख लें। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप नंबर उसका लाजमी लिखेंगे और नंबर वो लिखेंगे जो क्वेश्चन का नंबर है, यानी कि अगर आप पहले नंबर पर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 3 है तो आप नंबर 3 लिखेंगे, ना कि 1। क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर। हमने दोनों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स और इसको डिफाइन करूंगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular if डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो वर्टिकल बार होते हैं ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल नहीं पूछी गई, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स एक लिख लेता हूँ 1 2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 1, यानी कि ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 2 आता है, दरमियान में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये भी 2, तो ये 0 आ गया। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसका डिटर्मिनेंट 0 आया है तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जिस तरह हमने सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन किया इसी तरह हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल दे लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और 4। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, 4 आता है, और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो 6 आता है। तो ये इक्वल आ जाता है -2 के। क्योंकि ये इक्वल नहीं है 0 के, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो फिर हम इसको सिंगुलर कहते हैं।
जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट इसका अटैम्प्ट किया है, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दो मैट्रिक्सेस गिवन हैं जो कि इक्वल हैं, हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। क्योंकि दो मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+3 इक्वल्स टू -3, और दूसरा हमने एलिमेंट फाइंड आउट करना था b। तो यहाँ पर देखें फोर्थ एलिमेंट में b आ रहा है तो b-1 इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पर हम दूसरी जो इक्वेशन है वो इस तरह लिखेंगे b-1 इज इक्वल टू 2। तो a फाइंड आउट करना है तो a इज इक्वल टू, ये देखें ये 3 इक्वल के उस साइड पर जाके -3 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ऊपर -3 था, ये भी 3 उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। तो एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इसमें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमने b फाइंड आउट करना है। तो ये -1 इक्वल के उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। 2 ऑलरेडी उधर ही है तो -1 उधर जाके +1, b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह हमने ये सेकंड पार्ट भी इसका अटेम्प्ट कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें गिवन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड, यानी कि हमने रेडिकल, दो टर्म्स हैं रेडिकल और रेडिकेंड, ये रेडिकल है और ये रेडिकेंड है, हमने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो इन, यहाँ पर ऐसे हम लिख लेते हैं इन, यहाँ पर हमारे पास n आ रहा हो और यहाँ पर हमारे पास आ रहा हो a, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हम क्या कह सकते हैं, यानी कि इन दिस एक्सप्रेशन n इज कॉल्ड, n हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। ये वाला जो साइन है, ये जो हमने साइन लगाया हुआ है, ये वाला साइन, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। और ये जो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है a, इसको हम क्या कहते हैं, a इज कॉल्ड रेडिकेंड। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए, ये जो ऊपर गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास n इंडेक्स कहलाता है। ये वाला जो साइन है स्क्वायर रूट का, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, और जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो इस तरह ही अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इतना लिख दें, लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे। अब हम इसका चौथा पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने एक गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास है x⁻³ और 4⁻², आगे डिवाइड में x⁻³ का ऊपर स्क्वायर है। तो देखें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 है और बाय 2 है। और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें, नेक्स्ट जो टर्म है उसमें 3⁻² है, यानी कि 3 दो दफ़ा आ रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो फर्स्ट में x⁻6 आएगा, डिवाइड बाय सेकंड में x⁻9 आएगा। तो क्योंकि दो टर्म्स एक जैसी हैं तो इनकी एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 - 9, तो x⁻6 - 9 x⁻³ आ जाएगा। तो क्योंकि पावर नेगेटिव है, जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x⁻3 आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यही बनती है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। गिवन इक्वेशन है लॉग, नीचे जो टर्म लिखी होती है इसको हम बेस कहते हैं, तो बेस में 625 लिखा हुआ है, और जो सार टर्म होती है वो डोमेन होती है, इज इक्वल के राइट साइड पर 1/4x। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि हम बेस से स्टार्ट करते हैं ऐसे, और ऐसे इसको हम घुमाते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 625 से, तो 625 सबसे पहले लिखेंगे, और एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे 1/4x सेकेंड नंबर पर, क्योंकि 1/4x आ रहा है। उसके बाद इक्वल, और राइट साइड पर हमारे पास 5 आ रहा है। 625 के अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो देखें ये 5 पर टेबल चला जाता है, तो 5 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम्स 25,
25 5 टाइम्स 125 और 125 5 टाइम्स 625, यानी कि 4 टाइम्स अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 625 बनता है, और ऑन दी होल पावर 1 और 4x है इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखें ये 4 इस 4 से कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 5 टू रेज़ पावर x, और राइट साइड में क्योंकि हमारे पास सिंपली 5 आ रहा है, एक सिंगल नंबर है, तो जब एक सिंगल नंबर लिखा होता है तो उसकी पावर 1 आती है, तो 5 5 के इक्वल हो गया, तो x इसका मतलब है 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसी तरह जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, जो गिवन इक्वेशन है वही हम लिखेंगे। वो है लॉग, डोमेन में है x इज इक्वल टू 0.0044। तो क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है, इस तरफ log है, तो log जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो एंटी log बन जाती है। यहाँ पर आ जाएगा एंटी log, आगे डोमेन में वही टर्म 0.0044। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x लिखेंगे, और एंटी लॉग लेने के लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो कैसे एंटी लॉग लेंगे, हम सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद यहाँ पर ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास कॉर्नर में छोटा सा s लिखा हुआ आएगा। अब ये जब s लिखा हुआ आएगा तो हमने क्या करना है कि लॉग का बटन प्रेस करना है, तो हमारे पास 10 लिखा हुआ आएगा। अब 10 जब लिखा हुआ आ जाएगा तो ये एंटी लॉग की डोमेन में जो भी नंबर है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। वो है 0.0044 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वो आ रहा है हमारे पास, देखें 1.010। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.010, 1.010। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी का 7th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है विच लॉज ऑफ सर्ड्स आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सर्ड्स। तो देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए हम कौन से रूल इस्तेमाल करते हैं वो हमने बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो ये रूल ये है सिंपल, हम ये लिख सकते हैं वी कैन डिवाइड एंड multiply two or more than two surds if they have same order। यानी कि हम दो या दो से ज़्यादा सर्ड उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। यानी कि ये एक सर्ड है, दूसरा सर्ड हमारे पास ये है, ये क्योंकि ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि इंडेक्स में सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ए भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो सर्ड डिवाइड हो रहे होते, यही दो सर्ड हम ले लेते हैं, ये अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो हम एक ही ये रूट लिख सकते हैं और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रूल है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के। अब हमने 8th पार्ट अटेम्प्ट करना है इसका। तो 8th पार्ट में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्यूशन, और यहाँ पर हम ये टर्म्स लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास है डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 माइनस 3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है अगर ये माइनस का साइन चेंज कर दे, तो यानी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसी नंबर से हम डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह करने से फायदा हमें ये होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। यानी कि देखें ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये a माइनस बी बन रही है और ये a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर
और माइनस बी की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये देखें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 बचता है तो ये 2 होता है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी ना डिनोमिनेटर में आ रहा हो तो 1 होता है, तो 1 एक रैशनल नंबर है। सो हमने इसके डिनोमिनेटर से इसके रूट का साइन रिमूव कर दिया। बेसिकली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि इसके रूट का साइन हमने डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 माइनस 125 एक्स क्यूब। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और माइनस 125 है ये लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, a माइनस बी यानी कि a माइनस 5x, आगे a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस a की जगह 1 और b की जगह 5x है, मल्टीप्लाई करने से 5x ही बनता है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर बनेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को जिस तरह मैंने किया 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सीखेंगे।